आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। मीनिंग, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन capable of conducting inquiries and gets relevant information from such organization or a person। मतलब यहाँ क्या बोला गया कि यहाँ इन्वेस्टिगेटर या तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई पर्सन को कांटेक्ट करता है जो हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है, राइट। डायरेक्टली उस इंसान के पास नहीं जा रहे जिसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए, बट हम उसके पास जा रहे, उसके अलावा किसी और पर्सन के पास जा रहे, राइट, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे जो हमें वो डेटा कलेक्ट करके देगा। उस टाइप के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब ये इनडायरेक्ट इंक्वायरी कब कब यूज होती है? फॉलोइंग सिचुएशन। नंबर 1, व्हेन द डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि डायरेक्ट सोर्स जहां से हम लोग को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, या तो फिर वो कैपेबल नहीं है इंफॉर्मेशन देने के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को 3 साल के बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो 3 साल का बच्चा हम लोग को इंफॉर्मेशन देने के लायक नहीं है, वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि हमारे सवालों का जवाब दे सके। उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, उसके पेरेंट्स से वो सवाल जवाब करेंगे, राइट। तो वहां डायरेक्ट सोर्स से हम लोग कांटेक्ट नहीं करे, वहां किसी और पर्सन के कांटेक्ट करे। Second, when the field of direct inquiry is very large and there is a lack of time for personal contact with the respondent। अब यहाँ फॉर एग्जांपल पिछले ही डायरेक्ट इंक्वायरी में हम लोग ने देखा कि सनदा तालुका के फार्मर्स के लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जानना था कि उन लोग की कंडीशन कैसी है, राइट। तो 1000 फार्मर्स है, उन सबको हम लोग कांटेक्ट करें। इससे अच्छा है कि हम लोग सरपंच, वहां का कोई सरपंच होगा जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, हम उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। क्यों? क्योंकि हमारे इतने सारे लोगों के पास जाना भी नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं है कि इतने लोगों को हम लोग कांटेक्ट करें। तो तभी भी हम लोग क्या है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी यूज करेंगे। नंबर 3, व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन इज कॉम्प्लेक्स। अब मान लो इंफॉर्मेशन इस टाइप के कॉम्प्लेक्स है, इलिटरेट इंसान नहीं समझ सकता, सिर्फ लिटरेट इंसान ही समझ सकता है, राइट। तो उसके लिए भी हम लोग अगर मान लो इस टाइप का डेटा चाहिए जिसमें हम लोग को एक्सपर्ट ही जवाब दे सकता है, तो उस टाइप में भी हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इंक्वायरी के मेथड यूज करेंगे। एंड द फोर्थ, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट इंक्वायरी इज अनबेरेबल। अब ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं बट उसका कॉस्ट हम लोग बेयर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट कॉस्ट, हम लोग वो कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या है, इनडायरेक्ट इंक्वायरी यूज करेंगे। इतने सारे लोगों के पास जाना, एन्यूमरेटर्स हम लोग के होंगे, उन लोग को सैलरी देना, उससे बेहतर है कि हम कोई एक पर्सन के पास जाए जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है, राइट, और उसी के पास से हम लोग इंफॉर्मेशन ले ले। द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इस टाइप की मेथड हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट इंक्वायरी। In this method, the information is obtained with the help of the third party instead of enumerator। एन्यूमरेटर से ले, इससे अच्छा है कि हम लोग कोई थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेंगे जो ऑलरेडी ये सब इंफॉर्मेशन उसके पास है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्लियर इलस्ट्रेशन, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ फार्मर ऑफ सनत तालुका अप्रोचेस द तलाटी ऑफ द सनत तालुका हु हैज द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द फार्मर इन सनत तालुका। तो यहाँ क्या है कि हम लोग ने प्रीवियस एग्जांपल हम लोग ने डायरेक्ट इंक्वायरी में देखा कि हम लोग को फार्मर की कंडीशन जानी है सनत तालुका के, तो हम लोग हर एक फार्मर को कांटेक्ट करें। उससे बेहतर है कि वहां के तलाटी जिसके पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन है, हम उसे कांटेक्ट करें और वहां से इंफॉर्मेशन ले, इंस्टेड ऑफ पर्सनली विजिटिंग ईच farmer। A person interested in information of educational status of the worker of an industry having 2000 worker approaches the manager of the industry who has complete record of the worker of the industry instead of making personal visit to each worker। Similarly, advocate who can get information regarding murder or theft from the police station when needed। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल दिया है कि हम लोग को अगर वर्कर्स के बारे में, फैक्ट्री के वर्कर्स 2000 वर्कर्स है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग हर एक वर्कर के पास जाकर इंफॉर्मेशन ले। उससे बेहतर है कि हम लोग वहां का जो सीईओ होगा या तो फिर जो मैनेजर होगा उसी के पास से जाके हम लोग इंफॉर्मेशन ले ले। ऐसे ही जो एडवोकेट है वो मर्डर या थेफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो चोर है उससे पूछने से बेहतर वो पुलिस वालों को पूछ ले, राइट। Thus, the method of inquiry, indirect inquiry, is quite popular in practice.
However, the reliability of the information obtained by this method depend on the ability, honesty and the experience of the enumerator who collect the information. तो ये मेथड अच्छी है, रिलायबल तभी होगी जब इसकी सही तरीके से हम लोग यूज कर पाए। जो एन्यूमरेटर कलेक्ट कर रहा है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी ये मेथड ज्यादा सुटेबल रहेगा, वरना नहीं रहेगा। नाउ दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Advantages. Number 1, this method is most suitable when the field of inquiry is very wide. तो ये मेथड कब सुटेबल होगा? जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी बड़ी है, जहां डायरेक्ट इंक्वायरी हम लोग कर सकते हैं। या तो फिर वो एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाएगा, टाइम टेकिंग ज्यादा या एनर्जी ज्यादा है, राइट। डायरेक्ट इंक्वायरी में ये प्रॉब्लम हो सकती है, फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन जब लार्ज हो, वाइड हो तो, राइट। बट ये मेथड इनडायरेक्ट इंक्वायरी उसके लिए सुटेबल होगी, मतलब वहां जो डिमेरिट्स था यहाँ ये मेरिट्स बन रहा है। Number 2, when the respondents associated with the inquiry is not willing to give information, this is only useful method to collect the information. अब मान लो रिस्पोंडेंट मतलब जिसके पास हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो विलिंगनेस नहीं बता रहा, मतलब उसकी इच्छा नहीं है कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे, तो हम लोग ये मेथड से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। मतलब उसने पहले ही किसी को ये इंफॉर्मेशन दे दी, वहीं से हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर 3, it involve less cost, time, energy as compared to direct inquiry method, और यहाँ टाइम, एनर्जी और मनी भी कम लगता है। नंबर 4, this method is very much useful for various department of government to collect various type of information. मतलब कि इज यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मेथड गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल लगती है, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट को हेल्पफुल लगती है अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अब हर जगह तो गवर्नमेंट इतना खर्चा करेगी नहीं कि डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए हर एक इन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करे और हर किसी के पास से वो डेटा लेने जाए, राइट। तो वो लोग इस टाइप का मेथड यूज कर लेते हैं, मतलब जिसने ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसी के पास से ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे। Next, disadvantages. Number 1, when the indirect or when individual or organization associated with the task of providing information have prejudiced or a biased attitude, the information become less reliable. अगर हम जिसके पास से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, राइट, वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन भरोसेमंद नहीं है, प्रिजुडाइज है, मतलब कि बायस एटीट्यूड वाला है, मतलब कि भेदभाव करने वालों में से, तो उसके पास से हम लोग अगर इंफॉर्मेशन लेंगे, राइट, तो वो प्रिजुडाइज होगा, मतलब कि वो गलत हो सकता है। भेदभाव वालों के पास से अगर हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो रिलायबल नहीं होगा, राइट। नंबर 2, द मेथड बिकम यूजलेस व्हेन द थर्ड पार्टी फ्रॉम हुम इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड इज डिसऑनेस्ट, इनएफिशिएंट और अनएबल टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन। ये मेथड यूजलेस हो जाएगी जब थर्ड पार्टी जिसके पास से हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो ऑनेस्ट नहीं है, एफिशिएंसी उसकी नहीं, वो अच्छे से डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहा था, या तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, राइट। तो ये जो हम लोग ने मेथड यूज की है वो गलत होगी। नाउ द नेक्स्ट इज मेथड ऑफ क्वेश्चनर। हम लोग 2 मेथड पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब ये थर्ड है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज क्वेश्चन रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इज मेड। The space between the questions is provided for the answer. A list of questions prepared in such a way is called questionnaire. The method of obtaining information using such a type of questionnaire is called a method of questionnaire. Okay, तो क्या बोला है कि लिस्ट पूरी बनाई जाती है लॉजिकली अरेंज, मतलब लॉजिक वाइज पूरे क्वेश्चंस अरेंज किए जाते हैं एक पेपर में, राइट। और वो क्वेश्चन के सामने जगह दी हुई होती है ताकि आप अपना आंसर लिख सको। उस टाइप का जो हम लोग पेपर बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वाला। उस पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चनर बोलते हैं। और इस मेथड से अगर हम लोग डेटा कलेक्ट करें तो उस मेथड को हम लोग बोलेंगे मेथड ऑफ क्वेश्चनर, right? The question in the questionnaire should be short and simple so that the respondent can understand question and easily answer them. तो क्वेश्चन जो भी होंगे क्वेश्चनर में वो सिंपल और शॉर्ट होने चाहिए, बड़े ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट, और इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। इस टाइप के लैंग्वेज में भी नहीं होने चाहिए कि एजुकेटेड इंसान ही सिर्फ समझ पाए या हाईली लिटरेट इंसान ही समझ पाए, राइट। हाई-फाई इंग्लिश के वर्ड यूज नहीं करने, सिंपल जो भाषा कोई भी समझ जाए उस टाइप के क्वेश्चंस हमें यूज करने हैं। दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड और एरिया
फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड इज वेरीफाइड। ये मेथड वापस तभी यूजफुल या इंपॉर्टेंट है जब अगर हमारा फील्ड ऑफ इंक्वायरी बड़ा है, मतलब बहुत सारे लोगों से हम लोग को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, राइट, तो ये मेथड यूजफुल रहेगी। Since there is a considerable save of time and cost in the method, it is most economical method of inquiry। अब यहाँ सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी और पैसे बचते, इसीलिए इसको मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनर मतलब एक आपको जेरोक्स निकालने में कितना कॉस्ट लगेगा? सैलरी जितना तो नहीं लगेगा। आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या है कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर एन्यूमरेटर अपॉइंट करने पड़ेंगे, उसको सैलरी देना पड़ेगा। उतना तो कॉस्ट तुम लोग को क्वेश्चनर बनाने में लगेगा नहीं। जेरोक्स निकालना होता है, सिर्फ जो तुम्हारा पेपर में जो क्वेश्चन बना होगा उसका जेरोक्स निकालना है, उतना तो कॉस्ट लगेगा ही नहीं। तो ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल मेथड है। क्वेश्चनर में बी यूज इन अ डायरेक्ट इंक्वायरी एज वेल एज इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब ये क्वेश्चनर तुम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंक्वायरी में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमने एन्यूमरेटर को भेजा ही, क्वेश्चनर लेके ही भेजा है, मतलब क्वेश्चन पेपर लेके ही भेजा है। ये देखो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये दिया हुआ है सैंपल क्वेश्चनर का, राइट। तो ये क्वेश्चनर लेके ही भेजा है हम लोगों ने डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए। फॉर एग्जांपल, सेंसस के लिए लोग आए, वो डायरेक्ट क्वेश्चनर लेके ही आए और आपको दे दिया कि ये आप फिलअप करके हमें दे दो, राइट। अब जैसे ही फिलअप किया उन लोगों ने देख लिया, राइट। तो ये मेथड में क्या है, क्वेश्चन तुम डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी के साथ भी यूज कर सकते हो, राइट। तुम इसे ईमेल भी कर सकते हो, पोस्ट भी कर सकते हो, ये सारी तरीके से अवेलेबल हो सकता है। ये क्वेश्चनर तुम लोग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। देयर आर 2 ways of collecting information by questionnaire। अब यहाँ 2 ways है। फर्स्ट है बाय पोस्ट एंड सेकेंड बाय एन्यूमरेटर। अब तुम लोग क्वेश्चनर की जो मेथड है वो दोनों मेथड में तुम लोग बाय पोस्ट भी भेज सकते हो, मतलब तुम्हारे पास एड्रेस होगा, उसके घर पे पोस्ट कर दो ये क्वेश्चनर, वो लोग फिलअप करके वापस रिटर्न कर देंगे बाय द वे ऑफ पोस्ट। या फिर सेकेंड बाय एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर को तुम ये क्वेश्चनर दो, वो लोग हर किसी के घर पे जाएंगे, उन लोग को सवाल पूछेंगे और एन्यूमरेटर खुद ही जवाब उसमें लिखेंगे, पूछते जाएंगे सवाल और लिखते जाएंगे, वो लोग ही लिखेंगे और वो लोग ही सवाल पूछेंगे, राइट। तो ये दोनों मेथड तुम लोग यूज कर सकते हो क्वेश्चनर के वक्त। Before discussing the above 2 method in the next section, we shall discuss the points which should be kept in mind for drafting an ideal questionnaire. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर अच्छा होना चाहिए, उसके लिए कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, या तो फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आइडियल क्वेश्चनर बना सके। अच्छा क्वेश्चनर बनाने के लिए क्या क्या चीज करनी है, क्या क्या चीज नहीं करनी है, किस टाइप का फॉर्मेट बनाना है, ये सारी चीजें हम लोग को बताई जाएगी। द सक्सेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा डिपेंड मेनली ऑन द डिजाइन ऑफ क्वेश्चनर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चनर का डिजाइन अच्छा होगा तो उसका सक्सेस उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम्हारा जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का होगा उसका सक्सेस, राइट, वो डिपेंड करेगा कि तुमने किस तरह क्वेश्चनर को डिजाइन किया है। अगर वेल डिजाइन है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है आप लोगों ने, तो आपको सक्सेस ज्यादा मिल सकती है, क्वेश्चनर के सारे क्वेश्चनर्स के जवाब मिल सकते हैं, राइट। बट अगर तुम्हारा क्वेश्चनर अच्छे से डिजाइन नहीं है तो तुम लोग को इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस कम है। अब वेल डिजाइन क्वेश्चनर इज नोन एज आइडियल क्वेश्चनर। तो वेल डिजाइन क्वेश्चनर को ही हम लोग आइडियल क्वेश्चनर कहते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग एन आइडियल क्वेश्चनर। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आइडियल क्वेश्चनर बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग में रखना है, सबसे पहला क्या है, every questioner must have a covering letter and appropriate title so that the reader gets clearly idea about the purpose of study। सबसे पहला क्या है, appropriate title होना चाहिए। क्वेश्चनर का टाइटल होना चाहिए कि किस पर्पस से आप उनके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आपको इंफॉर्मेशन किस चीज के लिए चाहिए, ये क्लियर करना सबसे पहले जरूरी है। Number 2, number of questions should be minimum as possible, as minimum as possible. The fewer number of questions have greater chance of getting better response from the respondent. Long question discourage the respondent
to provide accurate answer, particularly towards the end of the questionnaire. There is no specific rule for exact number of questions. If the number of questions is large, say 25 or more, it is advisable to divide questionnaire into various parts to ensure the clarity of the question. तो तुम लोग को सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया है, हो सके इतना मिनिमम क्वेश्चन रखना है, फालतू के क्वेश्चन हटा देने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो जिससे हम लोग जो डेटा चाहिए वही चीज कलेक्ट करनी है आप लोगों को, राइट। उसके अलावा के फालतू के क्वेश्चन अवॉइड करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ही चांसेस कम है कि आपको सही डेटा मिलेगा, या फिर डेटा मिलेगा कि भी नहीं, राइट। वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने सवाल पूछते हो। अगर आप लोगों ने क्वेश्चनर में बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिए तो रिस्पोंडेंट बोर हो जाएगा और वो क्या करेगा, आंसर फिलअप ही नहीं करेगा, छोड़ देगा और ऐसे ही सबमिट कर देगा, राइट। तो हमारा जो पर्पस था वो निकल जाएगा, वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। सेकेंडली, क्वेश्चन भी बड़ा लंबा चौड़ा नहीं रखना है, सिंपल एंड स्वीट होना चाहिए। अगर लंबा चौड़ा रहेगा तो वापस कोई रिस्पोंडेंट क्या है, बोर हो सकता है, या फिर वो आंसर उस चीज का दे ही ना बिना पढ़े भी आंसर लिख देगा डायरेक्ट, राइट। इस टाइप के होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, राइट। और तीसरी बात क्या बोले कि अगर तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 25 और उससे ज्यादा है, तो आप हो सके तो क्वेश्चनर को डिवाइड करो, एक ही पेज में सारे क्वेश्चन मत डाल दो, अलग अलग पेजेस में डिवाइड करो। बट ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एग्जैक्ट इतने ही क्वेश्चंस होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हो सके इतने कम क्वेश्चंस रखने हैं। नंबर 3, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनर शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम जो सवाल पूछ रहे हो क्वेश्चनर में, राइट, वो रिलेवेंट होना चाहिए आपके पर्पस से। आप कुछ चीज और किसी और चीज के लिए, किसी और पर्पस से आप सवाल पूछ रहे हो तो वो कोई मतलब का नहीं है। आपको अगर डेटा कलेक्ट करना है कि घर में मेडिकल कितने मेडिकल पेशेंट है या नहीं है, हेल्थ के बारे में पूछना है, तो वहां आप हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो तो उसके अलावा कोई और सवाल पूछो कि एजुकेशन लेवल के बारे में, तो वो कोई रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा, राइट। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अवॉइड करना है जो हमारे पर्पस में नहीं आता, पर्पस ऑफ स्टडी में नहीं आता, वो सारे क्वेश्चन अवॉइड करने हैं। नंबर 4, क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए कि कोई भी इंसान समझ सके और पढ़ सके। दे शुड नॉट बी एम्बिशियस एंड ड्यूअल मीनिंग। कोई डबल मीनिंग वाला इस टाइप का सवाल नहीं होना चाहिए जिसका मतलब ही ना पता चले। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज आर यू एजुकेटेड, the respondent cannot understand the meaning of educated. Does it mean the education up to secondary or higher secondary or graduate? For example, इन लोगों ने बोला है कि सवाल पूछे are you educated, तो वो सवाल में और एक सवाल आ जाता है कि इन लोग का जो पूछने का एजुकेशन का मतलब क्या है, कौन सा एजुकेशन वो लोग चाहते हैं, हायर सेकेंडरी तक का, सेकेंडरी तक का, या फिर ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, कौन सा एजुकेशन के बारे में यह बात कर रहे हैं कि कौन से लेवल का एजुकेशन वो लोग मांग रहे हैं। इंस्टेड द क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल। इससे अच्छा तुम लोग ये सवाल पूछो कि व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आप सेकेंडरी पास हो या हायर सेकेंडरी पास हो या ग्रेजुएटेड हो या पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, राइट। द फॉलोइंग 5 ऑप्शन कैन बी कंसीडर्ड फॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये 5 ऑप्शंस भी आप दे सकते हो। फॉर ए अप टू प्राइमरी, बी अप टू सेकेंडरी, अप टू हायर सेकेंडरी, अप टू ग्रेजुएट एंड अनएजुकेटेड। ये 5 आप लोग दे सकते हो कि भाई ये टाइप का एजुकेशन लेवल, इसमें से आपका एजुकेशन लेवल कौन सा है, इंस्टेड ऑफ आर यू एजुकेटेड और नॉट। ये सवाल के बदले तुम ये सवाल पूछो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 5, द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल। और हाँ, नेक्स्ट क्या बोला है कि अरेंजमेंट, जो तुम्हारा जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट होना चाहिए वो भी लॉजिकल होना चाहिए, वो प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। और तुम्हारा क्वेश्चन भी कैसे होना चाहिए, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब स्टार्टिंग में जो आप डेटा पूछ रहे हो वो जनरल होना चाहिए, नाम वाम पूछा, जेंडर वेंडर पूछा, राइट, उस टाइप का पूछो, फिर धीरे धीरे स्पेसिफिकेशन पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल, ए व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्मार्टफोन, बी डू यू यूज अ स्मार्टफोन। ये देखो, ये इररिलेवेंट हुआ
कैसे कैसे कि पहले क्या पूछे, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द स्मार्टफोन। इससे पहले सवाल क्या होना चाहिए, डू यू यूज अ स्मार्टफोन और नॉट, राइट। तो पहले ये सवाल होना चाहिए आपका, फिर ये होना चाहिए कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन। अब तुम पहले ही ओपिनियन पूछ रहे हो, बाद में यूज का पूछ रहे हो, तो वो थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा, राइट। दिस इज इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर इज क्वेश्चन बी फॉलोड बाय क्वेश्चन ए। मतलब कि करेक्ट ऑर्डर ये रहेगा कि पहले आप ये पूछो कि फोन यूज करते हो या नहीं, और बाद में पूछो कि आपका ओपिनियन क्या है स्मार्टफोन के बारे में। नंबर 6, क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिव नेचर और पर्सनल लाइफ शुड बी अवॉइडेड। आप ज्यादा पर्सनल सवाल मत पूछो, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सके इतना जनरल ही आप अपना सवाल पूछो, ज्यादा पर्सनल सवाल पूछना अच्छा नहीं रहेगा, अवॉइड करो वो चीज का। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन रिलेटिंग टू द मैरिटल स्टेटस, अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट एक्सेट्रा। If such question are necessary in the survey, an assurance should be given to the respondent that the information provided by him or her will be kept confidential and will not be used for any other purpose. For example, मैरिटल स्टेटस के बारे में आप पूछ रहे हो, या तो फिर कौन से सोर्स से आपकी इनकम आ रही है, राइट, वो सब सवाल पूछ रहे हो सके उतना अवॉइड करो, बट आपके पर्पस के रिलेटेड है, आप जिस चीज के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो उसके लिए ये दोनों सवाल जरूरी है। तो आप ये उन लोग को अश्योरेंस दिलाओ, उन लोग को भरोसा दो कि आप जो इंफॉर्मेशन दोगे वो लीक नहीं होगा, वो हमारे पास सेफ रहेगा, तो ही ये सवाल पूछो। अगर आपके पर्पस में ये सवाल कोई मायने नहीं रखते तो अवॉइड करो इस टाइप के पर्सनल क्वेश्चंस। नंबर 7, आंसर टू द क्वेश्चन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, राइट। आप जो भी सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब कोई कैलकुलेशन या कैलकुलेटर बेसिस पे नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल बेसिस पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल कि एवरेज आपकी इनकम कितनी है, राइट। तो अब कोई इतना तो सिंसियर नहीं होगा कि जाके कैलकुलेटर पे बैठेगा और करेगा, नहीं मेरे पापा की इतनी है, मेरी इतनी है, मेरी बहन की इतनी है, मेरी वाइफ की इतनी है, तो टोटल मिला के इतनी हुई, हम लोग 4 मेंबर है, डिवाइडेड बाय 4, राइट। वो सब कैलकुलेट करने कोई नहीं बैठेगा। इट इज नॉट लॉजिकल कि हर कोई इस तरह सही जवाब दे। तो बेटर है कि इस टाइप की कैलकुलेशन वाले सवाल जो है वो आप अवॉइड करो। नंबर 8, the question having answer yes or no or multiple alternatives should be asked. मोस्टली हो सके तो आप इस टाइप के सवाल पूछो, yes और no के आंसर में होने चाहिए, या तो फिर मल्टीपल क्वेश्चन दो के इस क्वेश्चन में से आपको सिलेक्ट करना है। बट द क्वेश्चन whose answer do not have specific opinion should be avoided. बट अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं हो सकता है, या तो फिर उसके बहुत न्यूमरस ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप अवॉइड करो। फॉर एग्जांपल, हॉबी, आप हॉबी पूछोगे तो आप उसमें ऑप्शन नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारी हॉबीज हो सकती है, इंसान की अलग अलग हॉबीज हो सकती है, राइट। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अवॉइड करो। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द सेमेस्टर सिस्टम against the yearly system in the education? Since there are lot of variation in the answer, like strongly in favor, neutral, against, strong, against, they are difficult to tabulate or interpret. Hence, if necessary, there must be a minimum number of such question in the questionnaire. For example, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेमेस्टर सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप इसके तरफ हो, दैट इज स्ट्रांगली इन फेवर, या फिर इसके फेवर में हो, या तो फिर न्यूट्रल हो कि हाँ चले ना भी चले इस टाइप का, या तो फिर अगेंस्ट में हो, या स्ट्रांगली अगेंस्ट में हो, राइट। तो उस टाइप में क्या है कि डाउट हो सकता है मन में कि हाँ अच्छा है बट इतना भी अच्छा नहीं है, तो कौन सा टिक करो, स्ट्रांगली इन फेवर टिक करो या इन फेवर टिक करो, राइट। उस टाइप के क्वेश्चंस माइंड में आ सकते हैं। तो हो सके इतना मतलब ओपिनियंस इतने अलग अलग भी नहीं होने चाहिए कि आपका आंसर्स ना मिले। लेट अस सी एन एग्जांपल। अब आपको क्वेश्चनर का एग्जांपल दिया हुआ है, एक फॉर्म दिया हुआ है, टेबुलेशन फॉर्म, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग जो मेथड की बात की थी, हम लोग ने 2 मेथड की बात की थी, बाय पोस्ट एंड बाय एन्यूमरेटर। उसमें से सबसे पहला हम लोग बाय पोस्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चनर बाय पोस्ट मीनिंग आफ्टर प्रिपेयरिंग एन आइडियल क्वेश्चनर इट इज डिस्पैच्ड बाय द पोस्ट to the respondent from whom the information to be collected along with the request to complete and return it in the given period of time। मतलब कि क्या है कि जैसे ही आप आइडियल क्वेश्चनर बना देते हो, बाद में आप पोस्ट के थ्रू जिस इंसान को आपको ये क्वेश्चनर भेजना है आप उसके वहां भेज देते हो, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि आप कंप्लीट करके रिटर्न दो और इतने टाइम पीरियड में रिटर्न दो।
Therefore, it is necessary to send a blank envelope along with the questionnaire to all the respondent bearing the address of the investigation and proper postal stamp. तो इसके जरूरी है कि आप एनवलप के साथ मतलब आपके क्वेश्चनर के साथ आप ब्लैंक एनवलप भी भेजें, ताकि वो लोग उसमें जो भी है इन्वेस्टिगेटर का जो भी इन्वेस्टिगेटर का जो भी एड्रेस है उसके ऊपर पोस्टल स्टैम्प डाल के वो लोग भेज सके, वापस रिटर्न कर सके। इसके लिए आपको ब्लैंक एनवलप भेजना जरूरी है। सिंस द आंसर टू द क्वेश्चन आर टू बी गिवन बाय द रिस्पोंडेंट देमसेल्फ, it is essential that the questions in the questionnaire are clear, short, simple, relevant and self-explanatory. अब क्या है कि ये मेथड इसलिए ये पोस्ट के थ्रू हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है कि ये मेथड क्या है कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट, सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, क्योंकि आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो। अब उन लोग को समझ में नहीं आता तो वो लोग किसी को पूछने नहीं जाएंगे। बट अगर एन्यूमरेटर होगा, एन्यूमरेटर वाली जो मेथड है उसमें अगर तुम्हारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि वहां एन्यूमरेटर बैठा है उन लोग को समझाने के लिए। बट बाय पोस्ट क्या है, वहां कोई इंसान नहीं है उन लोग को समझाने के लिए। तो क्वेश्चन इस तरह के पूछो कि वो लोग खुद को समझ में आ जाए। अगर उन लोग को समझ में नहीं आएगा तो वो लोग लेफ्ट कर देंगे, उसका जवाब ही नहीं देंगे, या तो फिर कुछ उल्टा पुल्टा जवाब दे देंगे। Nowadays, a questionnaire may be sent through the computer, email and the mobile phone also. अब क्या है कि पोस्ट का जमाना कम हो गया है, तो क्वेश्चनर फोन पे भी भेज देते हैं कभी कभी, या फिर कंप्यूटर से भी भेज देते हैं। Advantages and disadvantages. Advantages: this method of collecting data is quite useful when the field of investigation is very vast. तो अगेन ये मेथड तभी यूजफुल है जब आपका इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड है, इंक्वायरी का, जहां आपको डेटा कलेक्ट करना है वो बहुत बड़ा है, वास्ट है। Second, this method is simple and it provide a large amount of information with a less expense. कम एक्सपेंस में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ पोस्ट के थ्रू आपको क्वेश्चनर भेजना है, उससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, राइट। थर्ड, बाय दिस मेथड investigator can get information from the respondent of those area where it might be difficult to reach personally or by telephone. तो कभी कभी इस टाइप के एरिया में भी हम लोग को जाना पड़ता है जहाँ बहुत रिमोट एरिया है, राइट, वहाँ लोगों की आने जाने की सुविधाएं अच्छी नहीं है, राइट। तो उस जगह तुम लोग क्या है पोस्ट के थ्रू भेज दोगे तो आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब के जो पास्ट मतलब काफी दूर के जो एरिया है जहाँ इंसान का जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर टेलीफोन का वहां कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उस जगह आप ये क्वेश्चनर बाय पोस्ट भेज कर तुम्हारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस: नंबर 1, व्हेन द रिस्पोंडेंट आर इलिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव दिस मेथड बिकम यूजलेस। अगर तुम्हारा रिस्पोंडेंट इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, या तो फिर कोऑपरेटिव नहीं है, तो वो क्या होगा, मेथड यूजलेस हो जाएगी। Number 2, sometimes information provided by the respondent may not be correct or they may return incomplete or blank questionnaire to the investigator. तो क्या है कि कभी कभी तुम लोग को गलत जवाब भी भेज दे, कुछ उन लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कुछ भी भर के भेज दिया, या तो फिर आधा अधूरा भेज दे, पूरा भरा नहीं, या तो फिर ब्लैंक खाली का खाली भेज दे, राइट, इस टाइप का हो सकता है। नंबर 3, there may be a loss of questionnaire or delay in getting the information because of the laziness of the respondent. आपने टाइम बोला है, अब आपको अभी 1 महीने के अंदर चाहिए, वो इंसान लेजी है, 2-3 महीने के बाद पहुंचा रहा है, तो वो कोई मायने नहीं रखेगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके मायने नहीं रखेगी, क्योंकि जिस टाइम को आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उस टाइम को आपको नहीं मिली। Number 4, there is a lack of assistance or the person who clarify the instruction or give the explanation of the question that may rise. Hence there is a possibility of misinterpretation of question. अब वहां क्या है कि कोई हमारा असिस्टेंट कोई बैठा नहीं है कि जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करे, या तो फिर उन लोग के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं वो किसको पूछे। फॉर एग्जाम्पल, उन लोग को किसी चीज में डाउट है कि इसका हम लोग समझ में नहीं आया, क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये पूछना क्या चाहते हैं, तो लोग वो सवाल किसी को कर नहीं पाएंगे, और उसमें क्या है वो लोग मिस इंटरप्रेट कर लेंगे, मतलब कुछ और ही समझ लेंगे और वही और समझ के जवाब दे देंगे, मतलब कि गलत जवाब दे देंगे, और गलत जवाब हम लोग को मिलेगा तो हमारा पर्पस खत्म नहीं होगा, राइट। तो ये हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। हम लोगों ने मेथड्स पढ़ी, आज हम लोगों ने 2 मेथड्स पढ़ी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, मेथड ऑफ क्वेश्चनर, राइट। आपको जितना भी पढ़ा है आपको पढ़ना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।